हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी परिवेश, जिसके अंदर हमारे पास पेपर फर्स्ट है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट चल रही है, जिसके अंदर आज लेक्चर 6 है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है वो जेपीएच की बुक में अगर हम बेस मान के करें तो इसके अंदर चैप्टर 2 है एंड चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 के अंदर हमारे पास टोटल 5 लेक्चर हुए थे, जिसमें लेक्चर 1 है वो तो बेसिक लेक्चर था, जिसके अंदर सब ग्रुप है, नॉर्मल ग्रुप है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसके बारे में बताया गया था। लेक्चर 2 है, इसके अंदर हमारे पास फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम थी। लेक्चर 3 में इसके एक रिजल्ट की थ्योरम, फिर हमारे पास डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, एंड लेक्चर 5 में हमारे पास है जासनेस या बटरफ्लाई की लेमा थी। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 में हमारे पास है आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा पूरे 10 मार्क्स का। तो यहाँ तक जो लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 5 तक अगर मैंने कंप्लीट पढ़ लिया है तो एक क्वेश्चन तो हो गया यहाँ से कन्फर्म 10 मार्क्स का। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास आएगा चैप्टर 3 से, और जो चैप्टर 3 है जेपीएच की बुक में पेज 75 के ऊपर, उसमें नेम है चैप्टर का डायरेक्ट प्रोडक्ट। डायरेक्ट प्रोडक्ट का टॉपिक हमारे पास है 2 टाइप्स में है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो आज जो हमारे पास लेक्चर 6 होने वाला है वो किसके ऊपर होने वाला है? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ये जेपीएच की बुक में पेज 76 के ऊपर है हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमको देखना है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि लेट कैपिटल G1 स्टार 1, लेट कैपिटल G1 स्टार एंड G डैश O, लेट कैपिटल G स्टार एंड G डैश O बी टू ग्रुप। आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ी थी कि लेट कैपिटल G स्टार एंड G डैश ओ बी 2 ग्रुप्स, देन F बिलोंग G से G डैश इज सेड टू बी होमोमॉर्फिज्म इफ दो छोटी छोटी प्रॉपर्टियां थी। ये हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं और G एंड G1 की जगह हम ऐसे करेंगे कि लेट कैपिटल G1 और स्टार 1, एक बाइनरी ऑपरेशन को तो G1 स्टार 1 लेंगे एंड दूसरे को हम G2 एंड स्टार 2 ले लेते हैं, एंड G2 स्टार 2 कि लेट कैपिटल G1 स्टार 1 एंड G2 स्टार 2 बी 2 ग्रुप से, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई G1 क्रॉस G2 एंड डिफाइन एज तो जो हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? G1 क्रॉस G2 से। अब याद करो 11th क्लास की बात कि A क्रॉस B क्या होता है। जैसे आपने सेट पढ़ा था तो उस वक्त आपने A यूनियन B क्या होता था? x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B। एक तो हमारे पास ये होता था A यूनियन B, फिर एक होता है A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब है x बिलोंग टू A एंड x बिलोंग टू B। फिर होता था हमारे पास A माइनस बी में क्या होता था? x सच दैट x A में है बट x नॉट बिलोंग B के अंदर। ठीक इसी प्रकार A क्रॉस B में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आता था। जैसे AB ले लिया आपने तो फर्स्ट जाएगा फर्स्ट के अंदर, यानी A जाएगा कैपिटल A के अंदर एंड B जाएगा कैपिटल B के अंदर। और ये हमेशा AB किसके अंदर रहता है? ऑर्डर्ड पेयर के अंदर रहता है, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर होता है। और वास्तव में इस A प्लस B का मतलब B का मतलब क्या है? A प्लस आयोटा B। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करें तो ये हमारे पास आ गया कि लेट G1 स्टार 1 एंड G2 स्टार 2 बी 2 ग्रुप से, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाई G1 क्रॉस G2। और ये लेक्चर 6 चल रहा है, लेक्चर 8 के अंदर आएगा हमारे पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसके अंदर यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे। तो जब इंटरनल डायरेक्ट की डेफिनेशन बताएंगे तो वो वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। एक बार आप एक्सटर्नल को समझो तो देन G1 क्रॉस G2, देन G1 क्रॉस G2
अब आप या तो G1 क्रॉस G2 को AB लिख सकते हैं या फिर आप XY लिख सकते हैं। तो यहाँ AB तो हम क्या लिखेंगे, चलो A1 एंड A2 ले लो, A1 एंड A2 सच दैट, देखिए फर्स्ट पोजीशन जाएगी, फर्स्ट पोजीशन में A1 बिलोंग करेगा G1 में एंड A2 बिलोंग करेगा G2 में, एंड A2 बिलोंग करेगा G2 में। बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन, ठीक है। और बाइनरी कंपोजिशन हमारे पास ले लेते हैं स्मॉल ओ, डिफाइन एज फॉलोज। कहने का मतलब हमारे पास ये जो G1 क्रॉस G2 है ये ग्रुप होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन ऑपरेशन ओ, डिफाइन एज ए फॉलो। और A1 A2 ऑपरेशन B1 B2 इज इक्वल टू A1 स्टार 1 B1 A2 स्टार 2 B2, A1 स्टार 1 B1 A2 स्टार 2 B2, और ये बिलोंग करे G1 क्रॉस G2 में, ये हमारे पास क्या करे, बिलोंग करे G1 क्रॉस G2 में। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एवरीवेयर A1 A2 एंड B1 B2 बिलोंग करेंगे G1 क्रॉस G2। समझिए एक बार आप फिर से, हमारे पास डेफिनेशन है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, ओके। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की आप डेफिनेशन कैसे कहोगे कि देखो हमारे पास G1 क्रॉस G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा यदि, तो पहले बताओगे G1 क्या है, तो G1 खुद एक बाइनरी ऑपरेशन लेके ग्रुप है। G2 क्या है, G2 खुद एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 लेके ग्रुप है। तो अगर ये दोनों G1 स्टार 1 ग्रुप है, G2 स्टार 2 ग्रुप है, तो G1 क्रॉस G2 हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहलाएगा यदि हमारे पास कोई और बाइनरी ऑपरेशन, तीसरी बाइनरी ऑपरेशन इस प्रकार से आ जाए, किसका, फर्स्ट के साथ, यानी A1 B1 के साथ, सेकंड के साथ, A2 का B2 के साथ। पहले वाले ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन स्टार 1 आ जाए, दूसरे वाले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन स्टार 2 आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो आप इसको डेफिनेशन को अच्छे से याद रखोगे और इसको लिखना कैसे है, लेट G1 स्टार 1 एंड G2 स्टार 2 बी 2 ग्रुप से, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय G1 क्रॉस G2। यानी आगे चल के अब आपके पूरे यूनिट के अंदर, या पूरी यूनिट की बात करें या पूरे पेपर की बात करें, कहीं भी G1 क्रॉस G2 आ गया तो आप इसका क्या मीन्स मान के चलोगे कि ये हमारे पास है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है एंड डिफाइन एज। तो ये आपको पता ही है G1 क्रॉस G2 की परिभाषा इस प्रकार से होती है, जो एक प्रकार से सेट ही है। आप चाहो तो यहाँ XY लिख सकते हैं, X G1 में, XY G2 में आ जाएगा। बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन ओ, डिफाइन एज फॉलो। और इस प्रकार से होना चाहिए कि दो के बीच में ऑपरेशन आएगा तो ये इस प्रकार से इनका रिलेशन हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से मिलती जुलती ही डेफिनेशन है। अब हमें ये भी प्रूफ करके देखना है कि क्या G1 क्रॉस G2 भी एक ग्रुप है। तो देखो यहाँ तो हमने लिख लिया कि G1 स्टार 1 एक ग्रुप है एंड G2 स्टार 2 भी एक ग्रुप है। अब हमें क्या प्रूफ करना है एक बार कि G1 क्रॉस G2 भी एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई यहाँ से लेके और यहाँ तक, ओके। अब देखो हमें ग्रुप प्रूफ करना है, और क्या प्रूफ करना है, G1 क्रॉस G2 हमारे पास क्या हो, ग्रुप हो। G1 क्रॉस G2 हमारे पास क्या हो, ग्रुप हो। अब याद करो ग्रुप की कितनी कंडीशन, 3 कंडीशन, G1 G2 एंड G3। G1 कंडीशन क्या होती है, स्टार इज एसोसिएटिव इन। G2 क्या होती है हमारे पास है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और G3 क्या होती है हमारे पास है, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस प्रकार होती है, A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो हम नोट लगा के लिखेंगे, नोट फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए कितने एलिमेंट्स माने जाएंगे, ए बी सी 3 माने जाएंगे। यहाँ देखो हमारे पास G1 क्रॉस G2 में ये पेयर के रूप में चलेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू A1 A2, y इज इक्वल टू B1 B2 एंड z इज इक्वल टू C1 C2 बी any 3 एलिमेंट ऑफ। अब मैं मान के चलूँगा कि ग्रुप कैसे होता है, ये प्रूफ करना आपको आता है, ये बीएससी फाइनल का है। तो पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लेंगे, ए बी सी वो यहाँ पेयर के रूप में चल रहा है, तो मैं एक्स वाई एंड जेड लेके चलूँगा, एक्स वाई एंड जेड। तो हमने लिख लिया कि लेट एक्स इज इक्वल टू A1 A2, y इज इक्वल टू B1 B2 एंड z इज इक्वल टू C1 C2 बी any 3 एलिमेंट ऑफ। किसके एलिमेंट होंगे भाई, G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 देन और ऑपरेशन किस प्रकार से है, ओ ऑपरेशन, देन एक्स ऑपरेशन y ऑपरेशन z इज इक्वल टू, पहले एक्स को लिखिए, एक्स हमारे पास क्या है A1 A2 ऑपरेशन ओ, y हमारे पास क्या है B1 B2, y हमारे पास है B1 B2 ऑपरेशन z हमारे पास क्या है C1 C2, ठीक है, ऑपरेशन z हमारे पास क्या है C1 C2। अब ये किस प्रकार से डिफाइन है, A1 A2 ओ ऑपरेशन B1 B2, तो स्टार 1 आ जाएगा एंड स्टार 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 स्टार 1 B1 कोमा A2 स्टार 2 B2, A1 स्टार 1 B1 कोमा A2 स्टार 2 B2 ऑपरेशन आ जाएगा C1 कोमा C2 के साथ, ठीक है। और हम मान के चलेंगे कि हमारे पास स्टार एक प्रकार से क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, G1 के लिए स्टार 1 है, G2 के लिए हमारे पास स्टार 2 है। ये फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, A1 स्टार 1 B1। अब देखो इसके लिए इसका पहला पहले के साथ, इसका पहले वाले के साथ तो A1 लग जाएगा, कोमा दूसरा है A2 स्टार 2 B2, दूसरे के लिए फिर से क्या आ जाएगा, स्टार 2 इंटू C2, स्टार 2 इंटू C2। अब हम क्या लिखेंगे कि चूंकि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार 1 एंड स्टार 2, चूंकि स्टार 1 एंड स्टार 2 आर एसोसिएटिव इन, स्टार 1 किसकी है, G1 की, इन G1 एंड स्टार 2 किसकी है, G2 की। सिंस स्टार 1 एंड स्टार 2 आर एसोसिएटिव इन G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली, सो आप इसको क्या लिख सकते हो, A1 स्टार 1, ये वाला ब्रैकेट हटा के आप इस साइड में लगा सकते हो, स्टार 1 C1 कोमा A2 स्टार 2 B2 स्टार 2 C2, ठीक है। ये कोमा हट के हमारे पास इधर आ जाएगा। अब इसको आप फिर से क्या लिख सकते हो, देखो अब इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, A1 स्टार 1 B1, इसको हम लिख सकते हैं A1 A2 ऑपरेशन B1 स्टार 1 C1 कोमा B2 स्टार 2 C2। देखो इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं, इसको वापस डिफाइन करके देखें तो A1 स्टार 1 B1 स्टार 1 C1 एंड A2 स्टार 2 B2 स्टार 2 C2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, A1 A2 ऑपरेशन, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास से B1 B2 O ऑपरेशन आ जाएगा एंड C1 C2। अब बताइए हमारे पास A1 A2 को आपने क्या माना था, x, B1 B2 को आपने क्या माना था, y एंड C1 C2 क्या है, z। सो x ऑपरेशन y O ऑपरेशन z, O ऑपरेशन z इज इक्वल टू x ऑपरेशन y ऑपरेशन z। एवरीवेयर एक्स वाई जेड किस में बिलोंग करते हैं, G1 क्रॉस G2 में। एवरीवेयर एक्स वाई जेड किस में बिलोंग करते हैं, G1 क्रॉस G2 में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि x ऑपरेशन y ओ ऑपरेशन z इज इक्वल टू x ऑपरेशन y ऑपरेशन z, i.e.
ऑपरेशन ओ इज एसोसिएटिव इन G1 क्रॉस G2, यानी हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करता है। ठीक है, तो एक तो प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड क्या आती है, ग्रुप की प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी। अब देखो सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगी, फॉर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी, आप दोनों ही प्रकार से लिख सकते हो, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये G1*1 ग्रुप है तो इसका मतलब E1 इसके अंदर आइडेंटिटी है एंड E2 इसके अंदर आइडेंटिटी है। तो हम क्या लिखेंगे कि इफ E1 इज द आइडेंटिटी of G1, if E1 is the identity of G1 and E2 is the identity of G2, then अगर E1 इसकी आइडेंटिटी है G1 की, E2 इसकी है, तो यहाँ लिख सकते हैं E1 E2। देन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखेंगे E1 E2 इज द आइडेंटिटी ऑफ G1 क्रॉस G2। और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर बीएससी थर्ड ईयर को याद करें तो A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, आज ऑर्डर्ड पेयर में चल रही है तो A1 A2, स्टार की जगह हमारे पास ऑपरेशन O है E1 E2 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू E1 E2 ऑपरेशन A1 A2, ये रिजल्ट आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ E1 E2, नाउ इसका लेफ्ट साइड लेंगे A1 A2, नाउ A1 A2 ऑपरेशन E1 E2, A1 A2 ऑपरेशन E1 E2 किस प्रकार से डिफाइन है A1 A2 ओ ऑपरेशन कि इसके पहला फर्स्ट लेंगे *1 लगेंगे, सेकंड लेंगे *2 लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास है A1 *1 E1 कोमा A2 *2 E2। अब आप खुद ही बताइए A1 *1 E1 क्या बन जाएगा, फिर से A1, A2 *2 E2 क्या बन जाएगा, फिर से A2, यानी A1 A2 ओ E1 E2 किसके इक्वल आ गई, A1 A2 के। अब हमें ये और चेक करना है कि इसके राइट साइड वाले के और बराबर आ जाए। तो क्या इसको मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ कि E1 *1 A1, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका E2 *2 A2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, E1 E2 ऑपरेशन A1 एंड A2। सो ऑपरेशन O हम क्या लिखेंगे, सो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन O इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G1 क्रॉस G2, इन G1 क्रॉस G2। यानी हमारे पास जो डेफिनेशन है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 क्रॉस G2 की, उसको हम ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास कन्फर्म थी, एक्सटेंस था उसका, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी है। अब थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे थर्ड के लिए, फॉर इनवर्स प्रॉपर्टी और एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट में क्या होता है भाई, A* A इनवर्स इज इक्वल टू E इज इक्वल टू A इनवर्स *A, ये होता है हमारे पास है इसका इनवर्स प्रॉपर्टी में। A की जगह कौन आ गया, A1 A2, इसकी जगह हमारे पास कुछ और आना चाहिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा E1 E2, और इसका आंसर कुछ और आएगा, ये आ जाएगा A1 A2, यानी हमें A इनवर्स इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे A1 इनवर्स के लिए कि इफ A1 इज द, इसको मैं एक बार रफ ही कर लेता हूँ। अब देखो इनवर्स एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये A है, A इनवर्स है, तो ये A1 का ही इनवर्स लगाएंगे, A2 का इनवर्स लगाएंगे, इसका आंसर A1 की इनवर्स एंड A2 की इनवर्स आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल A1 A2
बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2, देन A1 G1 में जाएगा, A2 G1 में जाएगा, A1 G1 में जाएगा एंड A2 G2 में जाएगा। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर A1 A2 G1 क्रॉस G2 का है तो A1 हमारे पास G1 में जाएगा एंड A2 हमारे पास G2 में जाएगा। ठीक है, अब चूंकि सिंस आप जानते हैं कि अगर A1 G1 में जाएगा तो G1 तो ऑलरेडी ग्रुप है ही, ये तो देखो हमारे पास क्या है, ग्रुप है ही। इसका मतलब इसका इन्वर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, दैट इम्प्लाइज A1 इन्वर्स बिलोंग करेगा G1 में एंड A2 G2 का अवयव है, ग्रुप G2 का। इसका मतलब A2 का इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, ग्रुप G2 के अंदर। सो अपन बोल सकते हैं A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 में। सो हम बोल सकते हैं कि A1 इन्वर्स बिलोंग A2 इन्वर्स बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 में। अब हमें ये प्रॉपर्टी लेके आनी है तो हम क्या लिखेंगे, नाउ A1 A2 ऑपरेशन A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स किस प्रकार से डिफाइन होगा, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ A1 और *1 ऑपरेशन आ जाएगा A1 इन्वर्स, सेकंड का सेकंड के साथ कोमा लग के आ जाएगा हमारे पास A2 *2 A2 की इन्वर्स। अब आपको पता है एक एलिमेंट और उसका इन्वर्स क्या बनाएगा, E1, ये क्या बनाएगा, हमारे पास E2, 1 1 1 चल रहा है तो आइडेंटिटी E1, 2 2 2 चल रहा है तो आइडेंटिटी 2 2। इसको आप क्या लिख सकते हो, E1 E2 को आप फिर से पलट के लिख सकते हो A1 इन्वर्स A1 है एंड ये A2 इन्वर्स A2 है। और A1 *1 इन्वर्स को ऐसे लिख सकते हो A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स ओ ऑपरेशन A1 A2। सो A1 A2 ऑपरेशन है A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स इक्वल किसके आ गया, E1 E2 के। देखो इक्वल किसके आ गया, E1 E2 के। इक्वल किसके आ गया, A1 इन्वर्स A2 इन्वर्स ओ ऑपरेशन A1 एंड A2 एंड हेंस ऑपरेशन O इज इन्वर्स एलिमेंट इन G1 क्रॉस G2। यानी ये हमारे पास जो G1 क्रॉस G2 है उसके अंदर एसोसिएटिव भी है, ये इसके अंदर हमारे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एक्सटेंस है एंड हमारे पास है इन्वर्स एलिमेंट का भी एक्सटेंस है। सो वी से दैट G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप। सो वी से दैट G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट, ऑफ G1 क्रॉस G2 ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल होने का मतलब हमारे पास वो एसोसिएटिव भी है और वो हमारे पास एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्सटेंस ऑफ इन्वर्स एक प्रकार से ग्रुप है। इसको लेफ्ट से देखो और राइट से देखो तो ये हमारे पास इन्वर्टेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो G1 क्रॉस G2, ये लाइन नहीं चाहो तो रहने भी दे सकते हो आप। सो G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप, G1 क्रॉस G2 इज ए ग्रुप। ठीक है, अगर हमारे पास अब हम नोट लगा के लिखेंगे कि नोट इफ G1 एंड G2 इज फाइनाइट, इफ G1 एंड G2 इज फाइनाइट ग्रुप, if G1 and G2 is a finite group, then order of G1 cross G2 is equal to order of G1 cross order of G2 cross order of G2। आपको पता है किसी भी ग्रुप का ऑर्डर कब निकलता है, जब वो हमारे पास है फाइनाइट ग्रुप हो। तो हमारे पास G1 भी फाइनाइट होना चाहिए, G2 भी फाइनाइट होना चाहिए। दोनों ग्रुप के जो ऑर्डर हैं उनका जो क्रॉस होगा वही हमारे पास किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 के। ये वाली प्रॉपर्टी भी हम कहीं भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये था आज के हमारे पास इस लेक्चर में एक छोटी सी डेफिनेशन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन कैसे याद रखोगे कि लेट G1 स्टार 1 एंड G2 स्टार 2 बी टू ग्रुप, देन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय G1 क्रॉस G2 एंड डिफाइन एज G1 क्रॉस G2 बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी कंपोजिशन। कोई तीसरी बाइनरी ऑपरेशन ले आना और डिफाइन एज ए फॉलो। इस प्रकार से है, तो ये हमारे पास इस प्रकार से डिफाइन होगा और ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर चलने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक थ्योरम दे सकता है, तो आप इसकी डेफिनेशन को लिखो, मैं यहाँ एक थ्योरम लिखता हूँ। देखो अब हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम 3.1, जो जेपीएच की बुक में पेज 78 के ऊपर है। क्या कहती है थ्योरम की लेट G1 एंड G2 बी ग्रुप से, देन प्रूव करो G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिक G2 क्रॉस G1। सेकंड रिजल्ट है एंड हमारे पास थर्ड रिजल्ट है। देखो सबसे पहले ये आएगा तो यूनिट फर्स्ट के अंदर ही पहचान कैसे होगी, हमारे पास है G1 क्रॉस G2 या G2 क्रॉस G1 देख के, यानी G1 क्रॉस G2 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। आगे और आएगी एक थ्योरम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसकी पहचान भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, G1 क्रॉस G2 यानी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होने का मतलब A1 A2 ऑपरेशन B1 B2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 स्टार 1 B1 A2 स्टार 2 B2, वेयर G1 स्टार 1 भी ग्रुप है एंड G2 स्टार 2 भी एक ग्रुप है, और खुद G1 क्रॉस G2 भी हमारे पास एक ग्रुप है अगर हमें इसकी ज़रूरत हुई तो ये कहती है हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, लेट G1 एंड G2 बी ग्रुप्स। तो इस थ्योरम में हम प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि गिवन कैपिटल G1 एंड कैपिटल G2 बी ग्रुप्स। ठीक है, कैपिटल G1 एंड कैपिटल G2 हमारे पास क्या दे रखे हैं, ग्रुप। यानी हमें ये लिख के नहीं दिया कि स्टार 1 इसका बाइनरी ऑपरेशन है एंड स्टार 2 इसका बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम भी बाइनरी ऑपरेशन की जगह खाली छोड़ेंगे ना, तो आपको डॉट लगाना है, सीधा ही लिखेंगे A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2। अगर लिख के दे देता स्टार 1 एंड स्टार 2 तो हम स्टार 1 बीच में लगाते और इसके भी स्टार 2 लगाते, पर इन्होंने सिंपल छोड़ दिया है G1 को और G2 को, तो हम भी इसको सिंपल ही चलने देंगे। तो हमने लिख लिया, ये तो हमारे पास गिवन है G1 ग्रुप है एंड G2 ग्रुप है। अब हमें प्रूफ ये करना है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, now here we have to show that number 1 G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिज्म या आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ G2 क्रॉस G1, G2 क्रॉस G1। ठीक है, अब इस सिंबल का मतलब आप समझते हो, इससे पहले मैं 5 लेक्चर करवा चुका हूं। इसका मतलब पहले तो एक मैपिंग लेंगे हम, इस साइड में भी हमारे पास ग्रुप होना चाहिए और इसके इस साइड में भी हमारे पास ग्रुप होना चाहिए। तो बताइए G1 क्रॉस G2 ग्रुप है और हमारे पास G2 क्रॉस G1 भी क्या होता है, ग्रुप होता है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग फाई बिलोंग, पहले हम हमेशा इसके लेफ्ट साइड में लिखेंगे, फाई बिलोंग G1 क्रॉस G2 से G2 क्रॉस G1 इज डिफाइन बाई, और किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ये तो फाई G1 क्रॉस G2 किस प्रकार से होता है, A1 A2 इज इक्वल टू G2 क्रॉस G1 यानी A2 इंटू A1। एवरीवेयर A1 A2 किस में बिलोंग करेगा भाई, एवरीवेयर A1 A2 मतलब फर्स्ट वाला डोमेन है वो डोमेन में एंड रेंज है वो रेंज में, तो A1 A2 बिलोंग करेगी G1 क्रॉस G2 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, और हमने मैपिंग ले लिया फाई बिलोंग G से, फाई बिलोंग G यानी फाई बिलोंग इससे लेके
यहाँ तक, ठीक है। आप चाहो तो फाई की जगह आप स्मॉल एफ स्मॉल जी, बस कहीं भी गिवन में परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसकी वजह से आप चाहो तो फाई की जगह जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसके अंदर मैंने जी ले रखा है, सॉरी एफ ले रखा है, तो आप उसके अंदर एफ भी ले सकते हो कि लेट अस कंसीडर ए मैपिंग एफ बिलोंग G1 क्रॉस G2 से G2 क्रॉस G1, देन एफ ऑफ A1 A2 से A2 इंटू A1 एवरीवेयर A1 A2 किसके अंदर बिलोंग करेंगे, G1 क्रॉस G2 में। अब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हमें अब 4 चीजें प्रूफ करनी है। नंबर 1, फाई इज वेल डिफाइन, पहली क्या करनी है, फाई वेल डिफाइन। सेकंड हमें क्या प्रूफ करना है, फाई हमारे पास है होमोमॉर्फिज्म हो। थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, फाई हमारे पास 1 1 होना चाहिए। और फोर्थ हमारे पास है फाई इज ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या होना चाहिए, फाई इज ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 1 फॉर एफ इज, फाई की जगह हमने क्या ले लिया भाई, एफ ले लिया, तो आप ध्यान रखना इसको बदल के एफ कर दो, ठीक है। नंबर 1 फॉर एफ इज वेल डिफाइन, एफ इज वेल डिफाइन। और वेल डिफाइन हम कैसे प्रूफ करते हैं भाई, ये तो डेफिनेशन से स्पष्ट है कि G1 A1 G1 के अंदर बिलोंग करता है, A2 G2 के अंदर बिलोंग करता है। तो देखो A2 G2 के अंदर बिलोंग करता है, A1 G1 के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। फॉर एफ इज वेल डिफाइन के लिए हम क्या लिखेंगे कि लेट A1 बिलोंग करता है G1 में एंड A2 बिलोंग करता है G2 में। देन देखो A1 बिलोंग करता है G1 में, तो देखो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी A1 जा रहा है G1 में, A2 जा रहा है G2 में, A2 जा रहा है G2 में, A1 जा रहा है G1 में। मतलब ये तो क्लियरली अपने आप में ही क्या है, वेल डिफाइन है। तो हम लिखेंगे लेट A1 बिलोंग G1 एंड A2 बिलोंग G2, देन F इज क्लियरली वेल डिफाइन, ठीक है। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ, ये देन आप ऐसे बोल देना, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एफ इज वेल डिफाइन, ठीक है। क्योंकि A1 G1 में जाना चाहिए, A2 G2 में, तो यहाँ देखो पहला पहले पोजीशन में, सेकंड वाला सेकंड पोजीशन में, तो A2 G2 में है, A1 G1 में, तो अपने आप में ही क्या हो गया, वेल डिफाइन। फिर बारी आती है होमोमॉर्फिज्म की। होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो हम सेकंड क्या लिखेंगे, फॉर होमोमॉर्फिज्म, सेकंड क्या लिखेंगे हम, फॉर होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म में हम क्या लिखेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है G1 क्रॉस G2 है तो ऑर्डर्ड पेयर में चलने हैं एलिमेंट्स, तो हम लिखेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू A1 A2 एंड y इज इक्वल टू B1 B2 एंड y इज इक्वल टू B1 B2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ, और किसके एलिमेंट होंगे, यहाँ हमने A1 A2 लिया G1 क्रॉस G2 के, B1 B2 लिया वो भी किसके एलिमेंट होंगे, G1 क्रॉस G2 के, बी एनी टू एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2, देन आपको क्या लेना है, एफ ऑफ एक्स वाई, देन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आप क्या रखोगे भाई, A1 A2 इंटू वाई की जगह आप क्या रखोगे, B1 B2। और ध्यान देना अब की बार बीच में हालांकि आपको ऑपरेशन ओ लगाना चाहिए, बट इन्होंने सिंपल छोड़ रखा है, कहीं भी आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं दिया है, तो कहीं भी आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगाना है। लिखना तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही है, पर आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं लगाना है, ठीक है। दिया होता तो हम यहाँ ऑपरेशन ओ लगा लेते। अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पहले का पहले के साथ यानी A1 का B1 के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ है, A2 का B2 के साथ। और किस प्रकार से डिफाइन है, एफ ऑफ, अब इसको आप ऐसे पढ़ के रीड करो आप एक बार, फर्स्ट इंटू सेकंड किस में बदल गया, एफ तो गया हट सेकंड इंटू फर्स्ट के अंदर,
तो ये क्या आ गया मेरे पास है सेकंड इंटू फर्स्ट। ये मेरे पास किसके अंदर आ गया भाई, सेकंड इंटू फर्स्ट। अब आप इसको फिर से ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं इस साइड में लिखूंगा इसको, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आ गया a2 b2 a1 b1। अब आप इसको फिर से लिख सकते हो और यहाँ आप क्या लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 1, यहाँ आपको लिखनी है भाई इसके साइड में यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब a2 b2 a1 b1 को आप फिर से ऐसे लिख सकते हो, a2 a1 इंटू b2 b1। देखो इसको आप फिर से ऐसे लिख सकते हो, a2 a1 इंटू b2 b1। अब देखिए खुद से देखिए, a2 a1 किसके बराबर है भाई, f ऑफ a1 a2 के। देखिए इक्वेशन 1 में a2 a1 किसके बराबर है, f ऑफ a1 a2 के। तो b2 b1 किसके बराबर आ जाएगा, f ऑफ b1 b2 के, f ऑफ b1 b2 के। a1 a2 को हमने क्या मान रखा है, अक्स, तो ये तो आ जाएगा अक्स। b1 b2 को हमने क्या अज्यूम किया है, y, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ y। और एवरीवेयर अक्स वाई किस में जा रहे हैं, हमारे पास है g1 क्रॉस g2 में। और देखो यही हमें लेके आना था, एवरीवेयर ये किस में जाएंगे, g1 क्रॉस g2 में। एंड हेंस लास्ट में क्या लिखोगे, एंड हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म, एंड हेंस f इज होमोमॉर्फिज्म, यानी ये हमारे पास f क्या प्रूफ हो गया, होमोमॉर्फिज्म। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे क्या प्रूफ करना है, देखो सिंपल ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, उसके बाद आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब देखो हमारे पास थर्ड क्या आ जाएगा, 411। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 411, फॉर f इज 11। और 11 में हमें क्या प्रूफ करना होगा, तो 11 की डेफिनेशन याद करो, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। तो वही लाइन फिर से लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू a1 a2 एंड y इज इक्वल टू b1 b2 b any टू एलिमेंट ऑफ g1 क्रॉस g2। देन अब आपको पता है जिधर एरो का साइन जाता है वो तो हमें प्रूफ करना है, तो इसके लेफ्ट साइड में LHS जो गिवन है वो हमेशा लेट या अज्यूम माना जाएगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, देन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y दैट इम्प्लाइज, f ऑफ x का मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह आप क्या रखोगे, a1 a2 इक्वल में f ऑफ y की जगह आप क्या रखोगे भाई, b1 b2। अब बताइए f ऑफ a1 a2 किस प्रकार से डिफाइन है, a2 a1 के, ये किस प्रकार से डिफाइन है, a2 a1 के, तो ये किस प्रकार से डिफाइन है, b2 b1 के। और साइड में क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, साइड में हम क्या लिखेंगे भाई, यूजिंग इक्वेशन 1। और ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है, इसका मतलब ये है a2 प्लस आयोटा a1 और ये हमारे पास है b2 प्लस आयोटा b1। तो कंपेयर करो, कंपेयर करने का मतलब हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा रियल पार्ट के बराबर एंड इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट के बराबर। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2। सॉरी, इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि a1 इज इक्वल टू b1 एंड a2 इज इक्वल टू b2। a1 इज इक्वल टू b1 एंड a2 इज इक्वल टू b2, उल्टा भी लिख सकते हो इसको। क्यों? क्योंकि हमें x और y इक्वल इक्वल लेके आने ही, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास a1 इक्वल b1 a2 इज इक्वल टू b2। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 b1 a1 कॉमा a2, देखो इसको मैं अगर इस साइड में लिखना चाहूँ तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y दैट इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू b1 और a2 इज इक्वल टू b2। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 प्लस आयोटा b1 a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2। सो देखो a1 के बराबर क्या चाहिए हमें, a1
प्लस आयोटा A2, A1 प्लस आयोटा A2, B1 प्लस आयोटा B2, B1 प्लस आयोटा B2। क्योंकि करके देखो A1 किसके बराबर है, B1 के रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट A2 किसके बराबर है, B2 के। या इसको आप लिख सकते हो A1 A2, इसको आप क्या लिख सकते हो B1 B2, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखें तो। अब A1 A2 को आपने क्या माना था, ये देखो A1 A2 क्या है, अक्ष, और B1 B2 क्या है, हमारे पास है y। सो f इज 1 1, सो f इज 1 1, ठीक है। तो ये हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है। यहाँ जो भी वैल्यू जैसे x y है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा x प्लस आयोटा y। ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको ऑर्डर्ड पेयर, या कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हुआ है भूतपूर्व है तो वो होता है क्रमित युग्म, ठीक है। तो कहने का मतलब ही हमारे पास क्या हो गया, f इज 1 1 भी हो गया। अब फोर्थ कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है बताइए, होम वेल डिफाइन हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया 1 1। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ऑन टू। अब हमें क्या प्रूफ करना है भाई, ऑन टू। तो देखिए ऑन टू को देखो, अब फॉर ऑन टू, फोर्थ कंडीशन में क्या लिखेंगे, फॉर f इज ऑन टू, ठीक है। ऑन टू के लिए आप क्या लिखोगे कि हमेशा इसके रेंज में जाएगी, डोमेन में जाएगी, सच दैट इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे कि लेट x इज इक्वल टू A2 A1। देखो इसको उल्टा कर लेते हैं कि इसका आगे वाला आगे वाले में जाएगा और पीछे वाला पीछे वाले में जाएगा, या रेंज है वो रेंज में जाएगी, डोमेन है वो डोमेन में जाएगी। इसको अक्ष मानेंगे, इसको हमें y मानेंगे, या इसको अक्ष मान लो और इसको y मानो। कि लेट y इज इक्वल टू, आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू A1 A2, लेट x इज इक्वल टू A1 A2 बी एनी एलिमेंट ऑफ अब आप देखिए किसको मानना है, A1 A2 को। तो A1 A2 किस में जाएगा, G1 क्रॉस G2 में, या फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट की, सेकंड पोजीशन सेकंड की। लेट x इज इक्वल टू A1 A2 बी एनी एलिमेंट ऑफ G1 क्रॉस G2 एंड y इज इक्वल टू A2 A1 बी एनी एलिमेंट ऑफ इसको y माना तो आगे वाला G2 क्रॉस G1 में, सच दैट किस प्रकार से डिफाइन है, f ऑफ A1 A2 इज इक्वल टू A2 A1। या A1 A2 को आपने क्या लिखा है, अक्सी, तो f ऑफ x A2 A1 को क्या लिखा है, y। दैट इम्प्लाइज f इज ऑन टू, ठीक है। इसका सीधा सा हिसाब रहता है, आगे वाला दिखाओ आगे वाले में, पीछे वाला दिखाओ पीछे वाले में, सच दैट, और इक्वेशन 1 को ऐसा कैसा लिख दो, एंड हेन से f इज ऑन टू। एंड लास्ट में क्या लिखोगे, एंड हेन से वी से दैट, एंड हेन से वी से दैट। अब आप क्या कह सकते हो कि जो f है वो हमारे पास वेल डिफाइन था, हमारे पास f है वो होमोमॉर्फिज्म भी है, f हमारे पास 1 1 भी है, एंड हमारे पास f है वो ऑन टू भी है। सो G1 क्रॉस G2, G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिक है G2 क्रॉस G1 के, और ये रिजल्ट फर्स्ट प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इसको वैसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, मैंने बताया था रिजल्ट लेक्चर 1 के अंदर, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। जहाँ भी ये सिंबल आ जाए उसका मतलब आप पहले तो एक मैपिंग लेंगे,